अब अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमिताभ कांत या अजीत डोवाल पढ़ाइए। अब अपने नौनिहालों को एस फॉर सन नहीं, एस फॉर सुब्रमण्यम जयशंकर सिखाइए। अब अपने बच्चों को एन फॉर नोज नहीं, एन फॉर नरेंद्र मोदी बोलने को कहिए। हम रूढ़िवादी ढर्रे पर जाने कब तक चलेंगे इसका पता नहीं, लेकिन पूरा वर्ल्ड मीडिया इन तीनों हस्तियों की तारीफ इस कदर कर रहा है कि मानो अल्फाबेट्स का मतलब और समीकरण ही रातों रात बदल गए हो। दुनिया नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमिताभ कांत और अजीत डोवाल की तारीफ करते नहीं थक रही। मोदी की टीम के ये तीन इक्के हैं जिन्होंने G20 के सफल आयोजन के लिए दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को मात देकर वो काम कर दिए जो नामुमकिन से लग रहे थे। किसने क्या जिम्मेदारी निभाई, किसने पर्दे के पीछे से खेल किया, किसने सुपर पावर देशों को मनाया, हर सवाल का जवाब आपको मिलने जा रहा है। पहले उन तस्वीरों को देखिए जिन्हें देखकर पहले ही प्रतीत हो गया था कि G20 एक भव्य दिव्य आयोजन होने जा रहा है और भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। ये G20 के शुभारंभ से पहले की तस्वीरें हैं, जब भारत मंडपम के मुख्य द्वार पर NSA अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े थे। तभी पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। फिर दोनों ही दिग्गज हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। भारत मंडपम के चप्पे चप्पे पर पूर्ण होने वाली कार्यनीति का फाइल खाका खींचा गया। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया और सभी देशों ने उस पर मुहर लगा दी। इस दौरान NSA अजीत डोवाल मोदी के ठीक पीछे बैठी निर्मला सीतारमण के पीछे दिख रहे थे, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी की आवाज सुनते ही अफ्रीकन यूनियन के अजाली ओसामानी को लेने पहुंच गए। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, पूरे समारोह के दौरान एस जयशंकर, अजीत डोवाल और अमिताभ कांत मोदी के साथ साई की तरह रहे। दरअसल जब से G20 की मेजबानी के लिए भारत का नाम तय हुआ, तभी से ये तीनों देश के लिए प्लानिंग बनाने में जुट गए। डिप्लोमेटिक, रणनीतिक हर प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब आपको एक एक कर समझाते हैं कि आखिर किसने क्या काम किया। सबसे पहला नाम है एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले 60 दिनों से दिन रात काम कर रहे हैं। इन दिनों में उन्होंने 48 से ज्यादा बड़ी बैठकें की और हर बैठक की बातचीत का मसौदा तैयार करके दिया। दरअसल इसी साल मार्च में जब G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति नहीं बनी, तो एस जयशंकर ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक बार फिर से बातचीत का रास्ता तैयार किया, जिसका असर G20 की बैठक में साफ देखा गया। विदेश मंत्री के तौर पर यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दूसरा नाम अमिताभ कांत। अमिताभ कांत मुख्य रूप से नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं। वो 1980 बैच के IAS अधिकारी रहे। G20 में भारतीय शेरपा के रूप में पहचाने गए। सभी सदस्य देशों के शेरपा G20 सम्मेलन के दौरान अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पद किसी राजदूत की तरह होता है। अमिताभ कांत ने इसी प्रतिनिधित्व को बखूबी निभाया। शेरपा अमिताभ कांत ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से हर एक पॉइंट को लेकर मुलाकात की और हर तथ्य को समझाने की कोशिश भी की। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति बनाने पर शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा रोल रहा, क्योंकि इसमें यूक्रेन जंग का जिक्र भी था। दरअसल इस घोषणा पत्र की कामयाबी के 200 घंटे तक बिना रुके बातचीत की गई। 300 द्विपक्षीय बैठक हुई, 15 ड्राफ्ट तैयार हुए, तब जाकर नई दिल्ली घोषणा पत्र के 37 पेज 83 पैराग्राफ पर आपसी सहमति बन सकी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस सहमति का श्रेय अपनी टीम को दिया। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है।
इस बड़ी उपलब्धि के बाद अमिताभ कांत ने कहा, 200 घंटे तक बिना रुके चली बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 ड्राफ्ट के बाद सबसे मुश्किल हिस्सा रहे यूक्रेन जंग के मुद्दे पर सहमति बन सकी। इसके बाद G20 समिट का घोषणा पत्र पारित हुआ। जब हमने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत की थी, तब पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की प्रेसिडेंसी सबको साथ लाने वाली हो, जो कुछ निर्णायक नतीजा दे सके। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 83 पैराग्राफ हैं और इन सब पर 100% सहमति बनी है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन की सफलता पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि ये बाली डिक्लेरेशन से बिल्कुल अलग है। With regard to the to the comparison with the Bali declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then, and in fact, if you see. In the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue, and many of them highlight problems which are of great contemporary significance. अमिताभ कांत की इस मेहनत के कायल कांग्रेस नेता शशि थरूर भी हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा, बहुत खूब अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आपने आईएएस का ऑप्शन चुना तब आईएफएस एक बेहतरीन डिप्लोमेट को दिया। रूस चीन के साथ नेगोशिएशन के बाद एक रात पहले ही आपने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। ये भारत के लिए गर्व का पल है। इस बधाई के बाद थरूर ने एक वीडियो भी पोस्ट किया और भारत की डिप्लोमेटिक जीत के लिए बधाई दी। The Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. The reason for that in particular, the main reason was the big gulf between those who wanted a condemnation of the Russian war in Ukraine and those like Russia and China who wanted no mention whatsoever of that subject. India was able to find a formula to bridge that gap, and that is a significant diplomatic achievement. G20 की सफलता के तीसरे इक्के से भी मिलते जाइए। ये तीसरा नाम है अजीत डोवाल। डोवाल कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। वो पूर्व आईपीएस और मौजूदा वक्त में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एनएसए अजीत डोवाल पाकिस्तान में भारत के जासूस के तौर पर सालों रहे। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड के रूप में माना जाता है। भारत के इसी जेम्स बॉन्ड ने एक बार फिर अपनी चतुराई और कुशलता का परिचय दिया। G20 समिट के दौरान डोवाल ने यूक्रेन जैसे जटिल मुद्दे पर रूस, अमेरिका और चीन को समझाने में कामयाबी हासिल की। यही नहीं, उन्होंने G7 के देशों को भी इस मुद्दे पर समझाया, क्योंकि एक तरफ चीन चूचू कर रहा था तो अमेरिका रूस को लेकर अड़ा हुआ था। अमेरिका के लिए अपने हित सर्वोपरि थे। ऐसे में वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। अजीत डोवाल ने मिडिल ईस्ट, यूरोप तक बनने वाले कॉरिडोर के लिए बड़ी भूमिका निभाई, जिसका ऐलान G20 समिट के दौरान ही हुआ। भारत और अरब देशों के बीच इस कॉरिडोर का आइडिया तब आया जब इसी साल मई में डोवाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से मुलाकात की। सबसे बड़ी बात यह कि ये कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी कॉरिडोर परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समक्ष खड़ी करने का ऐलान किया गया, जिससे चीन का चिंतित होना और इटली का इस पर भारत का साथ देना बड़ा निर्णायक है। छोटे बड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें भारत की इस अग्रणी टीम ने बखूबी अंजाम दिया, जिन्हें आने वाले दिनों में देश का बच्चा बच्चा जानेगा और अपना सिर फक्र से ऊंचा करेगा। अगर आपको जानकारी से भरपूर ये खबर पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।